गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन डांडा। टुडे इन द क्लास ट्वेल्थ लेक्चर आपका है 9th ऑफ चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये हम डिस्कस कर रहे थे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये वीडियो आपकी आ रही है। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। नाउ वी विल कंटिन्यूसली इस यूनिट को कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है 3rd चैप्टर, लगभग हमारा मोर देन हाफ हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट और देन पार्चुरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आज का हमारा चैप्टर है इस वीडियो में, टॉपिक है हमारा इस वीडियो में, वो है फर्टिलाइजेशन। अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, एवरीबडी इज़ फैमिलियर विद द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या क्या इवेंट्स हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। आपको बच्चों सभी को पता है कि जब कोइटस होता है, कोइटस बोल दो या कोपुलेशन बोल दो, कोइटस या कोपुलेशन होगा, इट्स द एक्ट ऑफ सेक्स। तो ड्यूरिंग दिस एक्ट इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन क्या होता है? इनोकुलेशन ऑफ सीमन इनसाइड फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। और ड्यूरिंग इंसेमिनेशन 200 to 400 million sperm are deposited inside the female vagina, you can say। अब यहाँ से हमें पता है जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जो फर्टिलाइजेशन होना होता है वो कहाँ होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। वो होता है, अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, आपको सभी को पता है, फीमेल रफ एंड डायग्राम बनाते हैं इसका। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रफ एंड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ओवरी होती हैं, ये फेलोपियन ट्यूब। तो जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वो फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ होना है फर्टिलाइजेशन। अब स्पर्म जो इनोकुलेट हुए हैं वो यहाँ हुए हैं, वेजिना या सर्विक्स रीजन में, यहाँ पे स्पर्म आए हैं। अब इस स्पर्म को यहाँ से स्विम करके फेलोपियन ट्यूब में जाना होता है, ओविडक्ट में जाना होता है। तो ध्यान रखना, मेल की जो जेनिटल ट्रैक है, मतलब इनसाइड मेल बॉडी, स्पर्म कैन सर्वाइव फॉर मैनी वीक्स। मेल की बॉडी में स्पर्म बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाएगा, इंसेमिनेशन हो जाएगा, ये फीमेल की जेनिटल ट्रैक में आ जाएंगे, मतलब ये स्पर्म यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे स्पर्म ओनली सर्वाइव फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन ही सर्वाइव कर सकते हैं इनसाइड फीमेल सिस्टम। तो ये ध्यान रख लेना। तो अब जो स्पर्म कहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं? सर्विक्स या वेजिना बोल सकते हैं आप, सर्विक्स पार्ट के पास डिपॉजिट हुए हैं। यहाँ से ये स्पर्म कहाँ जाएंगे? यूट्रस के थ्रू स्विम करके, और ये फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे जो स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, एग की तरफ जाएगा, यहाँ पे पार्शली बाय द एक्शन ऑफ सेल्फ, पार्शली बाय द एक्शन ऑफ फीमेल जेनिटल सिस्टम। यहाँ पे स्पर्म क्या करेगा? एक्टिव स्विमिंग करेगा। क्या करेगा? एक्टिव स्विमिंग बोला है मैंने यहाँ पे। बाय द यूज ऑफ एटीपी, स्पर्म एटीपी यूज करेगा और वो आगे जाएगा। और इसमें स्पर्म की अपवर्ड मूवमेंट थ्रू यूट्रस टुवर्ड फेलोपियन ट्यूब, इसमें जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ये भी हेल्प करेगा, क्योंकि सीमन के अंदर, मैंने आपको बताया था पहले भी, सीमन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन लाइक सब्सटेंस हैं। जैसे ही सीमन यहाँ आएगा, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा।
क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सप्रम अपवर्ड जाएगा, राइट ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी क्या कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से ना कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, यूट्रस की क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसा होने से सप्रम क्या होएगा, अपवर्ड जाएगा। तो एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल है, और दूसरा एक्टिव स्विमिंग करेगा, एक्टिव मूवमेंट होएगी यहाँ पे। मतलब सप्रम क्या यूज़ करेगा, बहुत सारे एटीपी यूज़ करेगा, वो आपको बता रखा है। सप्रम की जो बॉडी होती है दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया विल जनरेट एटीपी, और वहाँ से ये एनर्जी लेके और सप्रम एक्टिव मूवमेंट करेगा, और फाइनली ये कहाँ पहुँच जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। अब फ्लोपियन ट्यूब में कहाँ पे, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। अगर हम ओल्ड बुक की बात करें तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो एग यहाँ पे आ चुका है। अब क्वेश्चन ये भी है कि ओवरी से एग यहाँ कैसे आएगा, ओवरी से एग फेलोपियन ट्यूब में कैसे आएगा। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे भी दो रोल हैं, एक तो है पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट मतलब जो फेलोपियन ट्यूब है वो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करेगी, और दूसरा है फेलोपियन ट्यूब की इनर साइड पे जो कोलुमनार सेल हैं, फेलोपियन ट्यूब की इनर साइड पे जो कोलुमनार सेल हैं, दे हैज सीलिया, जो क्या करेंगे, पुश करेंगे किसको, एग को, टुवार्ड यूट्रस या टुवार्ड एम्पुला इस्थमस जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो ये दो पॉइंट ध्यान रख लेना, सप्रम यहाँ पे कैसे गया, और एग ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में कैसे आया था वो आपको पता है। ओवरी से ओव्यूलेशन होएगा, फेलोपियन एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा, और वहाँ से इनफंडिबुलम वगैरह सप्रम को कलेक्ट कर लेंगे, वो ओस्टियम से इनफंडिबुलम में आ जाएगा, और वो यहाँ से फिर आगे की तरफ जाएगा एम्पुला इस्थमस की तरफ, पार्शली बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टालिटिक मूवमेंट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एंड पार्शली बाय द मूवमेंट बाय सीलिया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रही, क्योंकि हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं प्यारे बच्चों। अब जब सप्रम, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए, अब आगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर हम ओल्ड बुक की बात करें तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन न्यू बुक्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब के पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चों, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है रिसेंटली अगर बुक्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुला में होता है। कहाँ पे होता है, एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब जब इंसेमिनेशन हो जाएगा तो सप्रम की ना कैपिसिएशन होएगा। ये कैपिसिएशन क्या होता है, सप्रम जब यहाँ पे इनोकुलेट किए गए तो इनके पास फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं है। तो जब सप्रम इस फ्लूइड से मूव करेगा, जो यहाँ पर फ्लूइड है जेनिटल ट्रैक में, इस फ्लूइड से मूव करेगा, यूट्राइन फ्लूइड आप बोल सकते हो, तो सप्रम के अंदर कुछ चेंज आएंगे, सम चेंजेस विल टेक प्लेस स्पेशली इन द एक्रोसोम रीजन एंड दैट इज कॉल्ड कैपिसिएशन। और कैपिसिएशन के बाद सप्रम के पास फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। तो कैपिसिएशन कहाँ होता है, फीमेल जेनिटल सिस्टम में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर कैपिसिएशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल जेनिटल सिस्टम। कैपिसिएशन में क्या होता है, सम फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे इनटू द सप्रम, दैट इज कॉल्ड कैपिसिएशन। और कैपिसिएशन के बाद सप्रम के पास फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आ जाएगी। कैपिसिएशन होने में 5 to 6 आवर्स लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 5 to 6 आवर। और कैपिसिएशन में क्या होता है, 3 मेन काम होंगे। पहला है रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल ऑफ द सप्रम। सप्रम के जो मेम्ब्रेन है, स्पेशली जो एक्रोसोम के ऊपर, आपको पता है, अगर हम सप्रम का डायग्राम देखें बच्चों, लेट्स सी, एक बार रफ एंड डायग्राम देख लेते हैं सप्रम का। हेड, नेक, बॉडी और ये टेल है। और आपको सभी को पता है जो सप्रम है इसके हेड पे दिस इज एक्रोसोम, दिस इज एक्रोसोम। और कंप्लीट जो सप्रम है इट्स कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ये आपको सभी को पता है, क्लियर है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। इसके ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन के ऊपर है, रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, जो सप्रम की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं। और जब ये सप्रम इस फ्लूइड से जाएगा,
फ्लूइड से जाएगा तो ये फ्लूइड क्या कर देंगे, इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है उनको रिमूव कर देंगे। एक प्रकार से आप यू कैन से कि एक प्रकार से स्पर्म जब इस फ्लूइड से जाएगा ना तो ये एक प्रकार से नहा ले होगा, और जब ये इस फ्लूइड से जाएगा एक प्रकार से, जब ये बाथिंग होएगी इस फ्लूइड के थ्रू, तो इसके हेड पे स्पेशली एक्रोसोम के ऊपर या बॉडी पे स्पर्म के ऊपर जो मेम्ब्रेन पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल थे वो रिमूव हो जाएंगे, और ऐसा होने से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाएगी, राइट। और जो दूसरा पॉइंट है, जो डीकैपिसिएशन फैक्टर होते हैं इसके ऊपर भी, डीकैपिसिएशन, हम कैपिसिएशन में क्या करेंगे, जो ये डीकैपिसिएशन फैक्टर को रिमूव कर देंगे, तो इसके ऊपर बहुत सारे डीकैपिसिएशन फैक्टर होते हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे व्हेन दिस स्पर्म मूव थ्रू द यूट्राइन फ्लूइड या जेनेटल फ्लूइड से जब मूव करेगा तो वो डीकैपिसिएशन फैक्टर डिजोल्व हो जाएंगे। और दूसरा थर्ड पॉइंट जो है, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, स्पर्म के अंदर कैल्शियम आयन की एंट्री हो जाएगी, और कैल्शियम आयन की एंट्री होगी ना तो ऐसा ये कैल्शियम आयन जैसे ही एंट्री कर देगा स्पर्म के अंदर, तो ये स्पर्म के अंदर ना मूवमेंट को फास्ट कर देगा, मूवमेंट को इंक्रीज कर देगा, और ये काम होने में लगभग 5 to 6 आवर्स का टाइम लगता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कैपिसिएशन। कैपिसिएशन कहाँ होता है, क्लियर है, जेनेटल सिस्टम में होता है फीमेल के। कितना टाइम लगता है, 5 to 6 आवर्स लगते हैं। होता क्या है, स्पेशली मेन पॉइंट ये याद रख लेना, जब कैपिसिएशन में जो स्पर्म की मेम्ब्रेन पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल थे वो रिमूव हो जाएंगे, और स्पर्म के अंदर कैल्शियम आयन की एंट्री हो जाएगी। जो डीकैपिसिएशन फैक्टर थे जो कैपिसिएशन को रोक रहे थे वो रिमूव हो जाएंगे, और अब स्पर्म के पास दो मेन काम हो जाएंगे। कैपिसिएशन के बाद स्पर्म के अंदर दो मेन काम हो जाते हैं, एक तो इसकी जो स्विमिंग थी, जो मूवमेंट थी वो फास्ट हो जाएगी, और दूसरा इसके पास फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आ जाएगी। दो मेन काम हो जाएंगे ड्यूरिंग कैपिसिएशन। तो ये था। अब हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या फिजिकल और केमिकल इवेंट्स होंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं फर्टिलाइजेशन के। अब ये हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स सी। तो जो फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स हैं, फर्टिलाइजेशन इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसमें फिजिकल इवेंट भी होंगे और केमिकल इवेंट भी होंगे, ध्यान रख लेना। फर्टिलाइजेशन क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अभी लिख रखा था यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन क्या है, एक फिजियोकेमिकल, क्योंकि इसमें फिजिकल इवेंट्स भी होंगे और केमिकल इवेंट भी होंगे। आपका MCQ है ये। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर दोनों इवेंट्स होंगे, कुछ फिजिकल इवेंट्स होंगे, कुछ केमिकल इवेंट्स होंगे। लेट्स सी। सबसे पहले है एक्रोसोमल रिएक्शन। इसके अंदर जो इवेंट्स होंगे, फर्स्ट इवेंट क्या है, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब बेटा ये आपको सभी को पता है, लेट्स सी, एक बार देखें डायग्राम। ये आपको सभी को पता है, अगर हम एग को देखें जो फेलोपियन ट्यूब में है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, इसको हम एग मेम्ब्रेन मान लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो। दिस इज द जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा है। दिस इज द जोना पेलुसिडा मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस ओनली, ध्यान रख लेना भाई। जोना पेलुसिडा नॉन सेलुलर होती है, और इसके ऊपर ये सेल है। कौन सी लेयर होगी बेटा, ये कोरोना रेडिएटा। इस लेयर का नाम क्या हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा। ये एग है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। सेकेंडरी oocyte क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर म्योसिस 2 अभी भी रुका हुआ है, अभी तक इसको आप कंप्लीट मतलब इसके अंदर जो म्योसिस 2 था वो रुका पड़ा है, ये आपको सभी को पता है। अगर हम लेयर की बात करें, दिस इज द कोरोना रेडिएटा। जो ये है नॉन सेलुलर लेयर, दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा, और जो ये अंदर की तरफ है इनर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन या एग मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है, इसको आप एग मेम्ब्रेन बोल सकते हो। और इसके अंदर ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, जिसके अंदर म्योसिस 2 रुका पड़ा है एट मेटाफेज स्टेज, और इसका ये क्या है, ऊप्लाज्म है। क्या है, ऊप्लाज्म। ओके। सेंट्रियोल नहीं होता इसके अंदर, ध्यान रख लेना। देयर इज नो सेंट्रियोल इन द एग, एग के अंदर कोई सेंट्रियोल नहीं है। हाँ, ऊप्लाज्म इसके अंदर वेल डेवलप्ड होता है। ऊप्लाज्म बोल दो या साइटोप्लाज्म बोल दो, एक ही बात है। अब क्या होगा, इंसेमिनेशन के बाद बहुत सारे स्पर्म इसके अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे स्पर्म इसके अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा मानते हैं लगभग 100 to 200 स्पर्म। ये क्या है बेटा, ये स्पर्म है।
100 to 200 स्पर्म सराउंड द एग, वो एग के साथ चिपक जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अगल्टिनेशन, दैट इज कॉल्ड अगल्टिनेशन। अगल्टिनेशन में क्या होगा, एग के साथ मैनी स्पर्म चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, अढेर हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अगल्टिनेशन। और ये होने के बाद जब एग के चारों ओर बहुत सारे स्पर्म चिपक जाएंगे, कहाँ पे, एम्पुला रीजन में ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, तो उसके बाद जो एक्रोसोम है, ये आपको पता है एक्रोसोम क्या है, स्पर्म के हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। तो एक्रोसोम केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर देगा, ऑल आर कोलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्मलाइसिन। ये एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, स्पर्मलाइसिन बोल दो या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोल दो, एक ही बात है। जैसे ही अगल्टिनेशन हो जाएगा, अगल्टिनेशन मीन्स बहुत सारे स्पर्म जब एग के अराउंड चिपक जाएंगे, तो जो एक्रोसोम है, क्या है, जो एक्रोसोम, क्लियर है, एक्रोसोम, वो एक्रोसोम क्या कर देगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, 3 टाइप के इंजाइम्स बताएंगे, ये आगे हम डिस्कस करेंगे अभी, ये इंजाइम रिलीज कर देगा। और दीज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक इंजाइम आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्मलाइसिन्स, रिलीज कर देगा अराउंड द एग। अब ये क्या करेंगे, लेट्स सी। जो स्पर्मलाइसिन है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम है, एक तो है हाइलुरोनिडेज, ये क्या करेगा, ये हाइलुरोनिक एसिड आपने सुना होगा, हाइलुरोनिक एसिड होता है इन सेल के बीच में, जो ये सेल हैं इन सेल के बीच में हाइलुरोनिक एसिड है। और हाइलुरोनिक एसिड आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल, जो इन सेल को आपस में जोड़े रखता है। तो ये इस मटेरियल को, सीमेंटिंग मटेरियल को डिजोल्व करवा देगा, वेरी इजी। हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, हाइलुरोनिक एसिड एक एट्रोपोलिसैकेराइड है, ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। हाइलुरोनिक एसिड जो सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा हैं, जो ये कोरोना रेडिएटा की सेल हैं, बहुत सारी सेल हैं, ये सेल आपस में चिपकी होती हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। एक प्रकार से उस केमिकल का नाम जो इन सेल को जोड़े रखता है उसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। तो एक प्रकार से ये हाइलुरोनिक एसिड क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंट की तरह काम कर रहा है, इन सेल को जोड़े रखे हुए है। तो ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम इस मटेरियल को डिजोल्व कर देगा, राइट। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इसमें रट्टा ना मारें, स्पर्म को क्या करना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है और एग मेम्ब्रेन के साथ अटैच होना है। ध्यान रखें, स्पर्म को क्या करना है, कोरोना रेडिएटा को तोड़ना है, जोना पेलिसिडा को तोड़ना और फिर इसके साथ अटैच होना है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में यही काम होगा, कोरोना रेडिएटा टूटेगी, जोना पेलिसिडा टूटेगी और ये स्पर्म का जो हेड है वो एग मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाएगा, बात खत्म। ओके, सेकंड है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दे आर कॉल्ड सीपीई। नाम से स्पष्ट है, ये एंजाइम्स क्या कर देंगे, कोरोना रेडिएटा की जो सेल हैं इनको डिसइंटीग्रेट कर देंगे, तोड़ देंगे, डिजोल्व कर देंगे। सिंपल सा पॉइंट है, ये डिजोल्व कर देंगे किसको, सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा। आपको बताया था कोरोना रेडिएटा के अंदर एग के अराउंड ये सेल हैं, ग्रेनुलोसा सेल। जब हमने डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स पढ़ी थी तो हमने बताया था ये सेल हैं, ग्रेनुलोसा सेल हैं, इसके अराउंड चिपकी होती हैं, दे आर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम नाम से स्पष्ट है, कोरोना रेडिएटा को तोड़ के इसकी सेल को डिजोल्व करवा देगा। थर्ड जो एंजाइम है दे आर कॉल्ड जोनालाइसिन या एक्रोसिन, नाम से स्पष्ट है, जोनालाइसिन, जोना पेलुसिडा को तोड़ने वाले। ये क्या करेगा, जोनालाइसिन या एक्रोसिन क्या करेगा, जोना पेलुसिडा को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। और अब क्या हुआ, अब बेटा ध्यान दे प्लीज, कोरोना रेडिएटा टूट गई, किसने तोड़ी, सीपीई ने तोड़ी, हाइलुरोनिडेज ने भी हेल्प की। जोनालाइसिन या एक्रोसिन ने क्या किया, इसको तोड़ दिया, किसको, ये कौन सी मेम्ब्रेन है भाई, जोना पेलुसिडा को तोड़ दिया, जोनालाइसिन बोल दो, एक्रोसिन बोल दो। और अब ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, ये काम करने में, इस कोरोना रेडिएटा को तोड़ने में, जोना पेलुसिडा को तोड़ने में बहुत सारे स्पर्म हेल्प कर रहे हैं, कई सारे स्पर्म मिलके ये काम कर रहे हैं। सभी बहुत सारे स्पर्म का जो एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, बहुत सारे स्पर्म इसके आसपास इकट्ठे हो रखे हैं और सारे के सारे स्पर्म अपने एक्रोसोम से, सारे के सारे स्पर्म अपने एक्रोसोम में जो मटेरियल है ये एंजाइम से उसको रिलीज कर देंगे और सारे मिलके, सारे के सारे स्पर्म मिलके कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को तोड़ेंगे। और अब कोई भी एक स्पर्म जो सबसे पहले तोड़ेगा वो एग मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई भी एक स्पर्म, बहुत देखो, लेट्स सी, इसको देखें एक बार, इस डायग्राम को देखें नेक्स्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना यू कैन सी
कि दिस इज, इसको आप मान लो, इसको आप जोना पेलुसिडा, ये दिस इज जोना पेलुसिडा। और प्यारे बच्चों ये जो है, ये क्या थी भाई, ये है कोरोना रेडिएटा। यू कैन सी बहुत सारे सप्रम थे, ये सारे सप्रम है ग्रीन कलर से जिसको मैंने दिखा रखा है। इन सप्रम ने मिलके कोरोना रेडिएटा को तोड़ा, जोना पेलुसिडा को तोड़ा, और एक सप्रम जोना पेलुसिडा को तोड़ के फाइनली अटैच हो गया भैया, किसके साथ है, एग मेम्ब्रेन के साथ। अब जैसे ही कोई एक सप्रम एग मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा, एग मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। एग मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज। डीपोलराइज का मतलब क्या है, जैसे ही सप्रम का हेड इसके साथ चिपक जाएगा ये डीपोलराइज हो जाएगी, और डीपोलराइज होने से नो एनी मोर सप्रम कैन अटैच विद ओलिमा। ओलिमा बोल दो या एग मेम्ब्रेन बोल दो, ध्यान रखना भाई प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही कोई भी एक सप्रम, देखो बहुत सारे सप्रम कोशिश कर रहे हैं, कोरोना रेडिएटा को तोड़ा, बहुत सारे सप्रम ने मिलकर तोड़ा, जोना पेलुसिडा को मिलकर बहुत सारे सप्रम ने तोड़ा, और फाइनली कोई भी एक सप्रम जो एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाएगा, ऐसा होते ही तुरंत जस्ट जैसे ही अटैच होगा हेड, एज सुन एज पॉसिबल ये एग मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइज होने के बाद क्या होगा, अब कोई और सप्रम एग मेम्ब्रेन के साथ चिपक नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंट ऑफ पॉलीसपर्मी। पॉलीसपर्मी का मतलब क्या है, ऐसा होने से अब बहुत सारे सप्रम एग के अंदर नहीं घुस सकते। ये एग का मैंने पार्ट दिखा रखा है, ये पूरा नहीं बना रखा है मैंने। ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ द एग, या ओप्लाज्म बोल दो, दिस इज साइटोप्लाज्म। दिस इज द न्यूक्लियस, जिसमें मियोसिस 2 रुका पड़ा है एट एट मेटाफेज 2। आपको क्लियर है ये? तो एक प्रकार से ये क्या है बेटा, ये स्कैंड्रियोसाइट बोल दो, या एग भी बोल देते हैं हम नॉर्मली, या एग बोलो तो क्या है, ये स्कैंड्रियोसाइट स्टेज पे है। ध्यान से सुनना, जो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे ही एग मेम्ब्रेन के साथ कोई सप्रम चिपकेगा, एग मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, और अब ऐसा होने से और कोई सप्रम अटैच नहीं हो सकता, तो इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी एंड प्रमोट मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी होगा, फास्ट ब्लॉक बोलते हैं इसको, एकदम फास्ट ब्लॉक हो जाएगा किस, क्या, पॉलीस्पर्मी। व्हाट डू यू मीन बाय फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी? पॉलीस्पर्मी को वो देखा है, पॉली का मतलब मैनी, स्पर्मी का मतलब सप्रम, बहुत सारे सप्रम एग में नहीं घुस सकते, एकदम फास्ट ब्लॉकेज हो जाएगी। कैसे होएगी, जैसे ही कोई भी एक सप्रम का हेड एग मेम्ब्रेन के साथ चिपकेगा, एग मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, और जस्ट बिल्कुल फास्ट काम, डीपोलराइज होते ही अब कोई और सप्रम का हेड एग मेम्ब्रेन के साथ नहीं चिपक सकता। दिस इज कॉल्ड फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। दिस इज कॉल्ड फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ऐसा होने से अब और सप्रम अटैच नहीं हो सकता, पॉलीस्पर्मी को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, राइट। या मोनोस्पर्मी को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। क्योंकि बच्चों आपको पता है, अगर बहुत सारे स्पर्म या बहुत सारे स्पर्म का हेड अंदर घुस जाएगा, तो सीधी सी बात है, हेड कंटेन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। तो जो एग था एप्लॉइड एग, एप्लॉइड स्पर्म तो ठीक है डिप्लॉइड बन जाएगा, लेकिन अगर मान लो 2 स्पर्म घुस जाएंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो ट्रिप्लॉइड नहीं बन जाएगा। इसलिए पॉलीस्पर्मी को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या था, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी था, एकदम बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट। ये था एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या था प्यारे बच्चों, ये एक्रोसोमल रिएक्शन। जस्ट 3-4 लाइनें याद रखनी है। पहले अगल्टिनेशन होगा, बहुत सारे सप्रम एग के राउंड चिपक जाएंगे, फिर एक्रोसोम अपने कंटेंट रिलीज कर देगा। कंटेंट क्या करेंगे, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को तोड़ के कोई भी एक सप्रम एग मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाएगा, वेरी इजी। अब होगी कोर्टिकल रिएक्शन। अब क्या होगी बेटा, कोर्टिकल रिएक्शन एंड जोना रिएक्शन बोलते हैं इनको कलेक्टिवली हम। इसमें क्या होगा, ध्यान दें, वेरी इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होगा, एज यू कैन सी, एग मेम्ब्रेन के नीचे, एग
मेम्ब्रेन के नीचे जो ये स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, दीज आर कॉल्ड कोर्टिकल ग्रैन्यूल। दीज आर कॉल्ड कोर्टिकल ग्रैन्यूल। जैसे ही सप्रम का हेड एग मेम्ब्रेन के साथ चिपकेगा, एग मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है, सप्रम का हेड अंदर आ जाएगा, कोई बात नहीं। और जो ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल थी ये एग मेम्ब्रेन की तरफ माइग्रेट कर जाएंगी, जो साइटोप्लाज्म में पड़ी होती हैं ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल कहाँ माइग्रेट कर जाएंगी? एग मेम्ब्रेन की तरफ, जिसको हम पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। और अब ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल, अब ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल, इनके अंदर केमिकल सब्सटेंस भरा होता है। ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल बाहर की तरफ केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर देंगी। दोबारा फिर सुन लें, जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन हुई थी, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या हो गया था? सप्रम एग मेम्ब्रेन से चिपक गया था। अब जो साइटोप्लाज्म में कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स थी, द कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स विच वर प्रेजेंट इन द ooplasm या cytoplasm of the egg migrate toward the egg membrane and release migrate toward the egg membrane and attach with the egg membrane, और ये egg membrane से चिपक जाएंगी। और they release, कौन बेटा? cortical granule release their content into this space, zona pellucida। this is the zona pellucida। ये जोना पेलुसिडा प्यारे बच्चों, जोना पेलुसिडा है और ये एग मेम्ब्रेन है, इसके बीच में स्पेस है, दैट इज कॉल्ड पेरीविटलाइन स्पेस। दैट इज कॉल्ड पेरीविटलाइन स्पेस। जो ये स्पेस है, दिस इज कॉल्ड पेरीविटलाइन स्पेस। ध्यान दें, जैसे ये चिपक गया था एग मेम्ब्रेन के साथ, कोर्टिकल ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्म से एग मेम्ब्रेन की तरफ माइग्रेट हुई, और माइग्रेट होने के बाद ये एग मेम्ब्रेन से चिपक जाएंगी, और चिपकने के बाद ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल रिलीज देयर कंटेंट इनटू पेरीविटलाइन स्पेस एंड देन कंटेंट क्या है इस कोर्टिकल ग्रैन्यूल में? है क्या? इस कोर्टिकल ग्रैन्यूल में केमिकल सब्सटेंस है, और ये केमिकल सब्सटेंस क्या करेंगे? दोबारा से जहाँ से जोना पेलुसिडा टूटी थी ना, वहाँ से जोना पेलुसिडा को दोबारा से रीसिंथेसाइज कर देंगे। नहीं समझ में आया? दोबारा फिर सुने। साइटोप्लाज्म में जो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स थी बेटा, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या हुआ था? सप्रम का हेड एग मेम्ब्रेन से चिपक गया था और एग मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई थी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जैसे ये एग मेम्ब्रेन डीपोलराइज होएगी, साइटोप्लाज्म में जो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स थी वो एग मेम्ब्रेन की तरफ माइग्रेट कर जाएंगी और फाइनली अटैच विद एग मेम्ब्रेन, और एग मेम्ब्रेन से चिपकने के बाद दे रिलीज देयर कंटेंट इन द पेरीविटलाइन स्पेस एंड दीज कंटेंट ऑफ कोर्टिकल ग्रैन्यूल अगेन सिंथेसाइज द जोना पेलुसिडा, अगेन सिंथेसाइज द जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा जहाँ से टूटी थी ना वो दोबारा बन जाएगी। क्यों बनी? ताकि कोई मोर सप्रम ना आए। ये क्या बेटा? ये श्योर ब्लॉक हो गया। एक तो फास्ट ब्लॉक है, एक श्योर ब्लॉक है, श्योर ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। डबल मैकेनिज्म है पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए। एक मैकेनिज्म तो क्या है? एग मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? जो जोना पेलुसिडा तोड़ी थी ना वो दोबारा से रीसिंथेसाइज हो जाएगी। तो डबल मैकेनिज्म है ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो। एक तो फास्ट ब्लॉक, फास्ट में तो एकदम क्या होगा? अरे क्या है? श्योर ब्लॉक। श्योर ब्लॉक में क्या होगा? जो जोना पेलुसिडा है वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? रीसिंथेसाइज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड श्योर ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा। कई बार भी ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और कॉम्पिटिशन में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। श्योर ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक क्या है? एकदम डीपोलराइज हो जाएगी एग मेम्ब्रेन। श्योर ब्लॉक क्या है? डीपोलराइजेशन के बाद जो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं वो अपनी रिएक्शन करेंगी, रिएक्शन करके वो जोना पेलुसिडा को रीसिंथेसाइज कर देंगी। जोना पेलुसिडा दोबारा से हार्ड हो जाएगी और इट आल्सो अवॉइड पॉलीस्पर्मी। एक तो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, दिस इज कॉल्ड श्योर ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। क्लियर? ये थी कोर्टिकल रिएक्शन। अब होएगी सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहली इवेंट थी एक्रोसोमल रिएक्शन, दूसरी थी कोर्टिकल रिएक्शन या जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन नाम से स्पष्ट है, इसमें कोर्टिकल ग्रैन्यूल काम करेंगे और जोना रिएक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे जोना पेलुसिडा दोबारा से रीसिंथेसाइज हो जाएगी। वेरी इजी। अब थर्ड है सप्लीमेंट्री। बेटा ध्यान से सुनना प्लीज, जहाँ पे सेकेंडरी oocyte के साथ सेकेंडरी oocyte क्या करेगी? एक रिसेप्शन कोन बनाएगी।
कहाँ पे, एट द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पर्म, जहाँ से स्पर्म अटैच हुआ ना, स्पर्म अटैच हुआ था किसके साथ, सेकेंडरी साइट के साथ, उस साइट पे एक कोन ऑफ रिसेप्शन बन जाएगी जिसको हम फर्टिलाइजेशन कोन भी बोलते हैं। और ये क्या करेगी, ये स्पर्म को रिसीव करेगी। अब स्पर्म अटैच हो चुका है, अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना प्लीज, अब जो डिस्टल सेंट्रियोल है, अगर हम स्पर्म की बात करें, स्पर्म के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं। एक तो यहाँ पे था जिससे एग मेम्ब्रेन जिससे ये टेल फाइबर राइज होता है, एक्जिल फिलामेंट, और एक इधर था। तो दो स्पर्म थे नेक रीजन में। ये तो है डिस्टल, डिस्टेंस की तरफ जो अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज द बॉडी, तो बॉडी की तरफ जो है वो प्रोक्सिमल है। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल से तो क्या निकली थी, टेल राइज हुआ था। और डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल अब क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा प्यारे बच्चों, डिवाइड करेगा, और इससे दो सेंट्रियोल बन जाएंगे और ये एग में चले जाएंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि एग के पास कोई सेंट्रियोल नहीं होता। तो सेंट्रियोल, कौन सा सेंट्रियोल, स्पर्म का जो डिस्टल सेंट्रियोल था वो डिवाइड करेगा और दो दो सेंट्रियोल बन जाएंगे जो एग में जाएंगे। और एग में जाने के बाद ये आपको पता है क्या करेंगे, दे विल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर। ध्यान से सुनना, स्पर्म का ओनली हेड एंटर करेगा, ओनली हेड ऑफ द स्पर्म। हेड में से भी स्पेशली क्या, हेड में से सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो न्यूक्लियस, एक तो न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, और एक सेंट्रियोल। दो चीज़ें एंटर करेंगी किसके अंदर, एग में, जो कि सेकेंडरी साइट स्टेज पे है, जो कि किस पे है, सेकेंडरी साइट स्टेज पे। और एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रख लेना, जैसे ही स्पर्म एंट्री होगी, जैसे ही क्या होगी, स्पर्म एंट्री होगी, जो सेकेंडरी oocyte थी, किस स्टेज पे थी बेटा, वो उसमें मियोसिस 2 रुका पड़ा था, किस स्टेज पे, मेटाफेज स्टेज पे, मेटाफेज 2 पे रुका पड़ा था। उसमें मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब मेटाफेज 2 ओके एनाफेज बन जाएगा। और एनाफेज के बाद इसमें सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और सेल डिवीजन कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, एक तो बेटा एप्लॉइड ओवम बन जाएगा, एक तो एप्लॉइड एग बोल देंगे, और एक क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। मैंने बार बार पहले ही बताया था, जो एग आता है फेलोपियन ट्यूब में वो सेकेंडरी oocyte स्टेज पे आता है। और ये एग के अंदर जो सेकेंडरी oocyte थी, इसमें मियोसिस 2 रुका पड़ा है मेटाफेज स्टेज पे। अब जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, स्पर्म एंटर करेगा इसका मतलब क्या है, स्पर्म में से न्यूक्लियस और स्पर्म में से सेंट्रियोल जैसे ही एंटर करेगा, जो सेकेंडरी oocyte थी उसमें मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, एक तो एप्लॉइड ओवम और एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी, जो कि डीजनरेट हो जाएगी, ये डीजनरेट हो जाएगी। क्लियर। अब एप्लॉइड एग है, क्या है, एप्लॉइड एग, या इसको ओटीडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एप्लॉइड एग या ओटिड बोलते हैं। और जो सेकंड पोलर बॉडी थी वो क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, राइट। अब जो थर्ड स्टेप है वो है कैरियोगेमी। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, कैरियोगेमी। नाम से स्पष्ट है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और गैमी मीन्स फ्यूजन या एम्फी मिक्सिस। एम्फी मतलब बोथ, मिक्स, मिक्स हो जाएंगे। अब जो मेल न्यूक्लियस था, अब जो क्या था, मेल न्यूक्लियस, और जो फीमेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस ऑफ ओवम, जो कि एप्लॉइड है, ये दोनों एप्लॉइड है, हम ये भी एप्लॉइड है, ये भी एप्लॉइड है, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, राइट। और क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बन जाएगा, जो कि डिप्लॉइड है। अब हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया। और जैसे ही जाइगोट बन जाएगा हम क्या बोलेंगे, फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट। वेरी इजी। स्पर्म एंटर हुआ था, स्पर्म में से क्या एंट्री की थी, स्पर्म में से सिर्फ दो चीज़ें एंटर की थी, एक तो न्यूक्लियस और एक सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ने क्या किया था, स्पिंडल फाइबर बनवाया था, राइट। और स्पर्म एंट्री से एप्लॉइड एग बन गया था, उसमें सेकेंडरी oocyte जो थी उसमें मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया था। और अब इस ओवम में फीमेल न्यूक्लियस है और स्पर्म से क्या आ गया, मेल न्यूक्लियस आ गया, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। और जैसे ही डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा हम क्या बोलेंगे, फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट। ध्यान से सुनना है प्लीज़ ये पॉइंट, फीमेल को कब प्रेग्नेंट बोलते हैं, व्हेन जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस। और अब जैसे ही जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बोल दो या फर्टिलाइज्ड एग बोल दो, जैसे ही फर्टिलाइज हो जाएगा इसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़,
सेलुलर एक्टिविटीज़ फास्ट हो जाएंगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, सेलुलर एक्टिविटीज़ फास्ट हो जाएंगी, राइट। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि भाई अब जो फर्टिलाइज्ड एग है या जाइगोट है वो क्या है, एक्टिवेटेड है। ये क्या था प्यारे बच्चों, ये था प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्ट 5 मार्क्स में आता है, तो डोंट वरी, इसमें सिंपल से पॉइंट याद रखने हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो बता दो, और फर्टिलाइजेशन क्या एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन में आपको बताना है कि स्पर्म कैसे आएगा फिलोपियन ट्यूब तक, और एग कैसे आएगा फिलोपियन ट्यूब में, स्पेशली इन द एम्पुला रीजन, वो बता दो। और प्यारे बच्चों आप फिर उसमें बता दो कि एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, कोर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, सप्लीमेंट्री में क्या होगा, कैरियोगैमी या एम्फीमेसिस नाम से ही क्लियर है। और जैसे ही हो जाएगा जाइगोट बन जाएगा, फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट, और अब एग क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, राइट। एक ये ध्यान रख लेना प्लीज़, एक फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन इंटरेक्शन की बात हुई थी, ये स्पेशली स्टडी किया था सी अर्चिन के अंदर, बाय साइंटिस्ट था लिली। अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट ये कहता है कि जो ओवम होता है इसके पास स्पेशल प्रोटीन है, दे आर कॉल्ड फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ओवम हैज़ फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, और सपर्म जो है उसके पास होते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। जब तक ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग एक दूसरे से मैचअप नहीं होंगे, इनका इंटरेक्शन नहीं होगा, सपर्म और एग फ्यूज नहीं हो सकते। ध्यान से सुनना। अब देखो, ह्यूमन का जो ओवम है उसकी फर्टिलाइजिन, और ह्यूमन का जो सपर्म उसकी एंटी फर्टिलाइजिन के बीच में इंटरेक्शन होगा, दोनों सेम टाइप की होंगी, और दोनों सपर्म और एग फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। लेकिन ये इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल हम सपर्म तो ले लें डॉग का, और एग ले लें कैट का, तो अब फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन का इंटरेक्शन नहीं होगा और जाइगोट नहीं बनेगा, राइट। तो जो स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है ना, वो इसके कारण होता है, द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज। तो वो यही रीज़न है, क्यों, क्योंकि दोनों की फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा अगर स्पीसीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, राइट। ओके, अगला पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के क्या सिग्निफिकेंस है भाई, सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो है इट मेंटेन द प्लॉइडी, क्योंकि पेरेंट्स डिप्लॉइड थे, एग कैसे बने, गैमिट्स कैसे बने, एग या सपर्म एप्लॉइड बना, और दोबारा से फर्टिलाइजेशन से दोबारा से क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, तो प्लॉइडी मेंटेन होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट क्लीवेज, ये क्लीवेज क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। फर्टिलाइजेशन आल्सो डिटरमाइन द सेक्स, आपको पता है सेक्स डिटर्मिनेशन इज आल्सो कंट्रोल्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये आपको सभी को पता है, क्योंकि हमें पता है, हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर, जो एग होता है वो ऑलवेज कंटेन एक्स क्रोमोसोम अलोंग विद ऑटोसोम, क्लियर है, हमें एग का जेनेटिक मेकअप पता है, हम डिस्कस पीछे भी कर चुके हैं। और जो सपर्म होता है इट कैन हैज़ एक्स अलोंग विद ऑटोसोम, और इट कैन हैज़ वाई अलोंग विद ऑटोसोम। तो एग के साथ, इसी द एग के साथ अगर ये वाला सपर्म अटैच होगा तो जाइगोट बनेगा, फीमेल जाइगोट, जाइगोट ऑफ फीमेल चाइल्ड बनेगा। और अगर इस एग के साथ ये वाला स्पर्म अटैच होगा, ये वाला स्पर्म अटैच होगा, तो जाइगोट ऑफ ए बॉय चाइल्ड बनेगा। ये आपको पता है, लोअर क्लासेस से पढ़ चुके हो आप, ये हम जेनेटिक्स के अंदर भी स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल। ओके, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ब्रिंग वेरिएशंस, नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि हमें पता है गैमिट्स बने हैं, मियोसिस हुआ है, मियोसिस ब्रिंग वेरिएशंस, और ये क्लियर आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, गैमिट फॉर्मेशन हुआ है, और जब हमारे ह्यूमन के अंदर गैमिट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होता है, और मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, दैट ब्रिंग वेरिएशंस, ये आप लोअर क्लासेज में ही पढ़ चुके हो। फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये पॉलीस्पर्मी को भी अवॉइड करता है, और पॉलीस्पर्मी अवॉइड होगी तो क्या होगा, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पॉलीस्पर्मी अगर अवॉइड होगी तो क्या होगा बेटा, प्लॉइडी मेंटेन रहेगी। अगर पॉलीस्पर्मी हो जाए ना तो प्लॉइडी चेंज हो जाएगी फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ओके। और एक मेन पॉइंट है बेटा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट द मियोसिस 2 इन सेकेंडरी oocyte, दिस इज द
प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन की ही प्रोसेस तो है जो क्या कर रही है, सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस 2 कंप्लीट कर रही है। सोचो अगर एग के पास जो सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पे है फेलोपियन ट्यूब में, अगर उसके पास स्पर्म ना आए तो क्या उसमें मियोसिस 2 कंप्लीट होगा? हमारा आंसर है नेवर, क्योंकि जो एग फेलोपियन ट्यूब में है, जो एग फेलोपियन ट्यूब में है वो सेकेंडरी oocyte बोल दो या एग बोल दो, जो एग या सेकेंडरी oocyte विच इज इन द फेलोपियन ट्यूब, बेटा वो मेटाफेज 2 स्टेज पे है। और जैसे ही स्पर्म एंटर होगा वो उसको प्रमोट करेगा, क्या करने के लिए? एनाफेज करने के लिए। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर है। तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। कई दिनों बाद आपकी वीडियो आई है, तो होप सो शायद मैं भी थोड़ा सा फ्लुएंटली बोल रहा था, तो इट टेक टाइम कि दोबारा से वही उसी फ्लो से हम अब कंटिन्यूसली वीडियो डालते रहेंगे और वेरी सून ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी प्यारे बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, मैं एवरी वीडियो के अंदर अपना नंबर देता हूँ आप लोगों को, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, नो प्रॉब्लम एट एनी टाइम, राइट। ऑब्जेक्टिव करें, सेकंड चैप्टर के कंप्लीट हो चुका अपना, उसकी वीडियोस देखें, उसके ऑब्जेक्टिव सोल्व करें। किसी को कोई डाउट आती है, यू आर मोस्ट वेलकम, किसी भी टाइम आप आ जाओ। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है लॉकडाउन की, किसी बच्चे को अगर एक दो बच्चे को कोई डाउट होती है तो देख आर मोस्ट वेलकम, राइट। और हमारी क्लासेस जैसे ही हम लॉकडाउन बंद होता है उसके बाद हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, राइट। तो तब तक थोड़ा थोड़ा ये करते रहें ताकि हमारे पास सिलेबस का बर्डन ना हो, क्योंकि एक यूनिट हो जाएगी तो हमारा बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, बहुत बड़ी यूनिट है ये, तो बहुत सारा सिलेबस हमारा हो जाएगा और सून वेरी सून ये यूनिट हमारी हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और आगे करें। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आपको ना ज़्यादा फील ना हो कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो होप सो आप इस वीडियो को देखें, इसके क्वेश्चन सोल्व करें। बेस्ट ऑफ लक, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।